हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण एक कोशिश ही होता है। तो कोशिश करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी और सफल वही होता है जो बार-बार कोशिश करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, चींटी जो है दाना उठाती है और दीवार पे चढ़ने लगती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि चढ़ते-चढ़ते वो फिर डिमला के नीचे गिर जाती है, लेकिन फिर बाद में दोबारा वो प्रयास करती है। अंततः वो अपना दाना लेकर अपने लक्ष्य तक पहुँच जाती है। तो ऐसे आप भी कोशिश करते रहिए, आप भी अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच जाएँगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम 19 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में आईपीएल से संबंधित प्रश्न मिलेंगे और कई सारी नियुक्तियों से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कौन-कौन से प्रश्न हैं आज के वीडियो में। देखिए, प्रश्नों की संख्या टोटल 17 है, तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, लेकिन सारे ही 17 के 17 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो शुरू से लास्ट तक बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए। और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न हमारा आईपीएल से ही होगा। पहला प्रश्न है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर कौन सी टीम ने आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जीत ली है। देखिए, आपको बता दूं, कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है आईपीएल 2021 की ट्रॉफी को जीत लिया है। देखिए, ये जो आईपीएल के प्रश्न होते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए आईपीएल से संबंधित सारे के सारे फैक्ट को हम क्लियर कर लेते हैं और एक एक फैक्ट को ध्यान सुनेंगे तो आपकी आने वाली परीक्षा में आपको ही लाभ होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपका चेन्नई सुपर किंग्स है, इसने जो है चौथी बार आईपीएल का खिताब जीता है। ठीक है, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले कब कब जीता था। देखिए, सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 में, उसके बाद 2011 में और उसके बाद 2018 में, और इस बार 2021 में चौथी बार आईपीएल का खिताब जीता है। तो 4 बार विजेता रह चुका है चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। देखिए, आपको बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में चौथी बार जो आपका चेन्नई सुपर किंग्स है, ये जो है चैंपियन बनी है। यानी कि यहाँ पे एक चीज साफ साफ दिखता है कि 4 बार आईपीएल जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने और चारों बार जीता है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और आपको बता दूं, जो आपका केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स है, तो देखिए ये इस बार अपना तीसरा खिताब जीतने से चूक गई। कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसको चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार हरा दिया। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है सबसे पहले 2012 में, फिर 2014 में आईपीएल का खिताब जीता था, लेकिन इस बार ये हार गई। यानी कि एक तरीके से कहा जाए ये उप विजेता रही इस बार। देखिए, आपको बता दूं, जो ये फाइनल मैच हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, तो इसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए जो चेन्नई की टीम थी, चेन्नई सुपर किंग्स, इसने 20 ओवरों में 3 विकेट पर 192 रन बनाए थे। और इस टारगेट का पीछा करते हुए जो आपका कोलकाता की टीम है, ये 9 विकेट पर 165 रन ही बना पाई और 27 रनों से ये मैच हार गई थी। देखिए, अब प्रश्न क्या क्या एग्जाम में बनेंगे, थोड़ा सा मैं डीपली बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो आपका चेन्नई सुपर किंग्स है, इसने जो है 27 रनों से हराया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। और दूसरा, चेन्नई सुपर किंग्स जो है ये 4 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। 2010 में पहली बार, फिर 11 में, फिर 18 में और इस बार 2021 में। इसको याद कर लीजिए, आपके सारे प्रश्न जो है यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी ये जो पेज यहाँ पे दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ इसको एक्सप्लेन करके। देखिए, जो आपका इस बार का आईपीएल था बहुत ही अनोखा था। इसको इस बार 2 चरणों में आयोजित किया गया कोरोना के कारण। जो पहला चरण था ये 9 अप्रैल से 2 मई तक चला था, और फिर उसके बाद कोरोना का प्रकोप आ गया। इस मैच को वहीं पे 2 मई को फिर बंद कर दिया गया। फिर इसके बाद इसको कंटिन्यू किया गया 19 सितंबर से 15 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है, तो पहला चरण था 9 अप्रैल से 2 मई, दूसरा चरण था 19 सितंबर से 15 अक्टूबर 2021। और जो आपका ये आईपीएल है, आईपीएल का पूरा नाम क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो ये जो है बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। और ये जो है T20 फॉर्मेट में था, यानी कि 20 ओवरों का ये मैच होता है आपका आईपीएल वाला, 2020 इसको भी कहते हैं। ठीक है, और इस साल का आईपीएल मैच डबल राउंड रॉबिन एंड प्लेऑफ फॉर्मेट में खेला गया था, और इसको होस्ट किया था इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात में। यानी कि जो आईपीएल इस साल का रहा, तो ये इंडिया में इसके कुछ मैच खेले गए थे और कुछ मैच इसके जो है यूनाइटेड अरब अमीरात में खेले गए थे। देखिए, मैक्सिमम जितने भी खेल होते हैं, ठीक है, जो कि हाईलाइटेड होते हैं,
उनका आयोजन स्थली पूछा जाता है कि किस देश ने इसकी किस खेल की होस्टिंग की थी। जैसे कि मान लीजिए ओलंपिक जो है इस बार टोक्यो में आयोजित किया गया था। टोक्यो कहाँ है? जापान में है, जापान की राजधानी है। तो ऐसे ही देशों का नाम याद रखा कीजिए, कौन सा गेम किस देश में किस प्लेस पर आयोजित हो रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं आईपीएल की, तो आईपीएल को भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात दोनों ने होस्ट किया था मिलकर। और चैंपियन कौन बनी? चैंपियन बनी चेन्नई सुपर किंग्स, और चौथी बार इसने आईपीएल खिताब जीता। इसमें रनर अप कौन रहा, यानी कि उप विजेता कौन रहा? इसमें उप विजेता रहा कोलकाता नाइट राइडर्स। और टोटल 8 टीमों ने जो है इस बार आईपीएल में पार्टिसिपेट किया था, और इन 8 टीमों के बीच में 60 मैचेस खेले गए थे। और आपको बता दूं, जो आपके आईपीएल 2021 के प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए, इनका नाम है हर्षल पटेल। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तरफ से खेल रहे थे। और सबसे अधिक रन बनाए 2021 के आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़, इन्होंने 635 रन बनाए इस बार के आईपीएल में। और देखिए जो आपके हर्षल पटेल है, इन्होंने सबसे अधिक 32 विकेट लिए थे। ठीक है, कितने? 32 विकेट ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की तरफ से खेले गए थे। तो जो आपके देखिए मोस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी हर्षल पटेल हैं, ये बहुत ही हाईलाइटेड हैं, क्योंकि ये प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए और मोस्ट विकेट लेने वाले यानी कि सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी बने। तो टोटल 32 विकेट इन्होंने लिए थे और 59 रन भी बनाए थे। ठीक है, किसने? हर्षल पटेल ने। तो इनका नाम भी याद कर लीजिए। और ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में रखिएगा, सबसे अधिक रन बनाए 635 रन बनाए इन्होंने आईपीएल 2021 में। तो ये आईपीएल 2021 का हमने पूरा आज कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। और हमारा अगला प्रश्न है कि टीम इंडिया के मुख्य कोच कौन बने। देखिए अभी हाल ही में टीम इंडिया के नए मुख्य कोच बन गए हैं राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़ ने इस पद पर किसका स्थान लिया है? रवि शास्त्री का। रवि शास्त्री का जो कार्यकाल है, देखिए ये आईपीएल खत्म होते होते इनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया। तो रवि शास्त्री की जगह अब जो है राहुल द्रविड़ बन गए हैं इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। और आपको बता दूं, जो आपके राहुल द्रविड़ हैं, इनको जो है भारतीय क्रिकेट की द वॉल के रूप में भी जाना जाता है। और इनको 2 सालों के अनुबंध पर रखा गया है, यानी कि लगभग ये 2 साल तक जो है हेड कोच बने रहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के। बने रहे तो अच्छा है, 2 साल तक आपको नए नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी रटने की। ठीक है, आपका जो आंसर होगा इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है, उसका आंसर क्या होगा 2 सालों तक? अब राहुल द्रविड़ ही होगा। और देखिए ये जो है 10 करोड़ रुपए का वेतन प्राप्त करेंगे, कौन? राहुल द्रविड़। तो बहुत अच्छा वेतन है यार, 10 करोड़ का वेतन मिल रहा है, कम है इतना। और अगला प्रश्न हमारा है कि टीम इंडिया की गेंदबाजी कोच कौन बने। देखिए टीम इंडिया के जो बॉलिंग कोच यानी कि गेंदबाजी कोच बने हैं, इनका नाम है पारस महाम्ब्रे। और पारस महाम्ब्रे ने टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच के पद पर भरत अरुण का स्थान लिया है। और देखिए वर्तमान में जो विक्रम राठौर हैं, ये टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच हैं, जो कि हाल ही में अपॉइंट किए गए थे। तो विक्रम राठौर टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच हैं, पारस महाम्ब्रे टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच हैं, और जो टीम इंडिया के हेड कोच है ये कौन है? राहुल द्रविड़ बन गए हैं। तो 3 कोचों का नाम मैंने बता दिया है, तीनों का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी। तो देखिए भारत की जो 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, इनका नाम है दिव्या देशमुख। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है दिव्या देशमुख की। ये केवल वर्तमान में 15 साल की हैं। और जो 15 वर्षीय दिव्या देशमुख हैं, ये भी हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट में ग्रैंड मास्टर में अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर हासिल करने के बाद भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी अक्टूबर महीने में, तो इनका नाम है दिव्या देशमुख। पांचवा प्रश्न है कि भारत ने किस देश को हराकर 2021 का सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीता। देखिए आज के प्रश्नों में जितने भी क्रिकेट और फुटबॉल से रिलेटेड प्रश्न है वो सारे याद रखिएगा, ये सारे चैंपियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं 2021 के सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप की। इसको जीता है भारत ने नेपाल को हराकर। ठीक है, भारत ने नेपाल को हराकर 2021 का सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है। आइए थोड़ा सा हम सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में जान लें। देखिए आपको बता दूं, जो इस बार का ये चैंपियनशिप था, तो ये भारतीय पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के द्वारा दावा किया गया 8वां सैफ फुटबॉल का खिताब है। देखिए भारत ने अब तक इससे पहले 7 बार, पहली बार 1993 में, फिर उसके बाद दूसरी बार 1997 में, तीसरी बार 99 में, चौथी बार 2005 में, पांचवी बार 2009 में, छठवीं बार 2011 में, सातवीं बार 2015 में, और इस बार 8वीं बार 2021 में ये सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है।
देखिए किसी भी देश ने कब कब फुटबॉल चैंपियनशिप या फिर कोई भी क्रिकेट चैंपियनशिप जीता है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देखेंगे किसी भी पुराने एग्जाम का, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खैर आपको 10 साल का पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जो अनुभव है मैं उससे ही आपको बता रहा हूँ, तो आपका थोड़ा सा मेहनत बच जाता है। अब याद रखिएगा कि भारत जो है टोटल अब तक 8 बार इस खिताब को जीत चुकी है, इस बार को मिलाकर, ठीक है। देखिए इस बार का जो फाइनल मैच रहा, ठीक है, तो फाइनल में भारतीय टीम के जो सुनील छेत्री हैं, सुरेश सिंह वांगजाम, ठीक है, और सहल अब्दुल समद, ये गोल करने वाले खिलाड़ी रहे, इन्होंने गोल किया था फाइनल मैच में, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत ने नेपाल को हराकर 2021 का सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया। और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है स्थल है, ये कहाँ पे रहा, यानी कि कहाँ पर इसको आयोजित किया गया था, थोड़ा सा इसको भी आप डिटेल में देख लीजिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब 2021 के सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप की। देखिए इस बार का जो स्पॉन्सर रहा ये आपका रहा ओरिडो, ठीक है। तो स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद इसका यानी कि इस टूर्नामेंट का नाम बदल दिया गया था। तो 2021 का जो सैफ चैंपियनशिप था, ठीक है, फुटबॉल चैंपियनशिप, तो इसको ओरिडो सैफ चैंपियनशिप नाम दे दिया गया था। किस कारण से? क्योंकि इसके पास स्पॉन्सरशिप आ गई थी। और ये खेला कहाँ गया था? देखिए 2021 का जो सैफ चैंपियनशिप है ये बंग बंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला गया था। कब से कब तक? 1 अक्टूबर 2021 से 13 अक्टूबर 2021 तक। टोटल 5 देश की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था 2021 के सैफ चैंपियनशिप में। और आपको बता दूं ये चैंपियनशिप जो है किसने जीती? भारत ने जीती। भारत ने 8वीं बार इस बार जो है 2000 सॉरी सैफ चैंपियनशिप को जीता था। और इसमें फेयर प्ले का अवार्ड मिला मालदीव को। और इसमें टॉप स्कोरर रहे 2021 के सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत के सुनील छेत्री, इन्होंने 5 गोल किए थे इस टूर्नामेंट में। तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश की टीम अंतरिक्ष में पहली फिल्म फिल्माने के बाद वापस धरती पर लौटी? देखिए अभी हाल ही में रूस में जो है 3 लोगों की टीम गई थी अंतरिक्ष में फिल्म को शूट करने। देखिए 3 लोगों की टीम में कौन कौन शामिल था ये भी जान लीजिए। देखिए एक अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री पेरेसिल्ड, और एक फिल्म निर्देशक हैं सीपेंको, ठीक है। तो ये दोनों जो है चैलेंज नाम की एक फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग करने के लिए एक जो है एक्सपर्ट के साथ, जो कि संचालन कर रहा था रॉकेट का, ठीक है, तो उसके साथ 5 अक्टूबर को अंतरिक्ष केंद्र पर पहुंचे थे और 12 दिनों तक वहां पे रहे। और इन तीनों ने मिलकर जो है मतलब जो फिल्म की शूटिंग थी उसको कंप्लीट किया। देखिए एक फिल्म थी जो आपकी चैलेंज नाम की, ठीक है। तो चैलेंज फिल्म में एक सीन था जिसमें अभिनेत्री का एक जो है सीन था वहां पर जो है मतलब ट्रीटमेंट का, ऑपरेशन का, मतलब कुछ ऐसा सीन होगा फिल्म में कि अंतरिक्ष में जो है जाकर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन किया जाए तो वहीं पे वो ठीक होगा। तो उसी टाइप की फिल्म का जो है ये वहाँ पे शूट करने गए थे उस सीन को। तो ये जो है उस फिल्म को शूट किए, शूट करने के बाद अंतरिक्ष से जो है वापस जो है सकुशल धरती पर लौट भी आए, ठीक है। तो अभिनेत्री पेरेसिल्ड और फिल्म निर्देशक सिपेंको का फिल्म था चैलेंज, इसकी शूटिंग करने के लिए ये कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में। तो यार रखिएगा अभी हाल ही में जो रूस की एक टीम जो है अंतरिक्ष में पहली फिल्म फिल्माने के बाद धरती पर वापस लौटी। देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, और पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी देश है वो भी कश्मीर के चक्कर में पड़ा है, और दुनिया चांद पे पहुंच जा रही है, क्या क्या कर दे रही है। 7वां प्रश्न है कि अफगानिस्तान की किस पूर्व प्रधानमंत्री का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए अफगानिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था अहमद शाह अहमद जई, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। तो अहमद शाह अहमद जई जो है इनका 78 साल की उम्र में निधन हो गया हाल ही। और देखिए तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के पहले जो आपके अहमद जई हैं, इन्होंने 1995 से 1996 तक अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। और आपको बता दूं जो अहमद शाह अहमद जई हैं ये 1992 से 1994 तक अफगानिस्तान सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य कर चुके हैं। और 8वां प्रश्न हमारा है कि फोर्ब्स इंडिया के द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में किस अभिनेत्री को पहला स्थान मिला है? देखिए अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं और यूट्यूब पे जो है एक्टिव रहते हैं तो आपको एक अभिनेत्री की फ़ोटो मिली होगी। यहाँ पे इनकी फ़ोटो दिख रही है, थोड़ा सा मैं जूम करूँगा। देखिए ये चेहरा आपको बार बार दिखता होगा छोटे से शॉर्ट्स क्लिप वगैरह में। इनका नाम है रश्मिका मंदना, ये साउथ इंडियन एक्ट्रेस है रश्मिका मंदना, और इनकी एक्टिंग भी काफ़ी दमदार है, मैंने खुद इनकी मूवी देखी थी। तो अपने सोशल मीडिया पेजों पर फॉलोअर्स की संख्या में उच्च वृद्धि दर्ज करके जो आपकी रश्मिका मंदना है ये सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में
पहले स्थान पर पहुंच गए। ठीक है, तो फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जो हाल ही में सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची जारी की गई है, इसमें अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को जो है पहला स्थान हासिल हुआ है और इस सूची में दूसरा स्थान विजय देवरकोंडा को मिला है, जिन्होंने अपनी फिल्मों पेली चोपुलू और अर्जुन रेड्डी से प्रसिद्धि हासिल की थी। और इस सूची में जो है तीसरे स्थान पर आपके एक कन्नड़ अभिनेता और सबसे हैंडसम हंक माने जाते हैं यश। ठीक है, यश की फिल्म एक आई थी केजीएफ, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई थी। तो केजीएफ वाले एस जो है ये तीसरे स्थान पर हैं फोर्ब्स इंडिया के सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में। तो एक लाइन में इसको कैसे याद करेंगे, याद कर लीजिए कि फोर्ब्स इंडिया के सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में रश्मिका मंदाना को पहला स्थान मिला, विजय देवरकोंडा को दूसरा स्थान मिला और यश को तीसरा स्थान मिला है। नवा प्रश्न है कि T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए। तो देखिए T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। और धोनी ने साल 2006 में जो है T20 में पदार्पण किया था। साल 2007 से जो है वो भारत तथा आईपीएल में कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे हैं, तो काफी लंबे समय के लिए 2007 से ही। 10वां प्रश्न की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, इन्होंने जो पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र है उत्तराखंड में, इसको जो है नारायण दत्त तिवारी जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनके जो है नाम पर रखने की घोषणा की है। देखिए एनडी तिवारी काफ़ी पॉपुलर नाम है, कई सारे कवि इनको टारगेट करते हैं क्योंकि इनकी दो बीवियाँ थीं। एक बीवी से इन्होंने शादी की थी, दूसरी बीवी जो है अचानक पैदा हो गई। अचानक पैदा मतलब ये हो गई कि इनका बच्चा पैदा भी हो गया, बड़ा भी हो गया। 2014 में पता चला कि ये किसी एक जो है बच्चे के बाप हैं जिनका नाम रोहित था। रोहित वाला केस काफ़ी दिन तक चला था। ये स्वीकार नहीं कर रहे थे कि रोहित मेरा बेटा है, लेकिन बाद में रोहित ने डीएनए जांच करने के लिए जो है कोर्ट में आग्रह किया, तो एनडी तिवारी डर गए कि अब मेरी पोल खुल जाएगी। तो इसीलिए जो है इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, रोहित मेरा बेटा है। 2014 में बुढ़ापे में इन्होंने दूसरी शादी की थी उज्ज्वला शर्मा से। देखिए उज्ज्वला शर्मा भी खिलाड़ी थी काफ़ी, ये शादीशुदा थी, इनका अफेयर हो गया किससे, एनडी तिवारी से, तो उनसे रोहित नाम का एक बेटा पैदा हुआ था। तो काफ़ी ये मैटर लंबा चला था 2014 के बाद से। ठीक है, तो एनडी तिवारी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको 4 लाइन बता दूं। देखिए एनडी तिवारी जो है ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में हुई। यानी ये 18 अक्टूबर को पैदा भी हुए, 18 अक्टूबर को ही 2018 में मर भी गए। देखिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके नेता थे। इनकी जो दूसरी बीवी थी इनका नाम था उज्ज्वला शर्मा, पहली बीवी इनकी थी सुशीला सानवाल। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह और यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, पुष्कर सिंह धामी। तो गुरमीत सिंह और पुष्कर सिंह धामी इन दोनों का नाम रख लीजिए क्योंकि इन दोनों को हाल ही में अपॉइंट किया गया था। और अगला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को हम 17 अक्टूबर को मनाते हैं हर साल। और 2021 के अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम क्या है, इसकी थीम है एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबों को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आपने फिल्मों में सुना होगा और टीवी में देखा होगा एनएसजी कमांडो के बारे में। ठीक है, तो जो आपके एनएसजी कमांडो हैं, तो एनएसजी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें एन का मतलब क्या है, नेशनल, एस का मतलब है सिक्योरिटी, जी का मतलब है गार्ड। इसको हिंदी में हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहते हैं। तो 16 अक्टूबर को बयाली में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना स्थापना दिवस मनाया और क्रम से अपना 37वां वर्षगांठ मनाया है इस बार। देखिए जो एनएसजी है ये भारतीय गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के तहत एक विशिष्ट आतंकवाद विरोधी इकाई है। जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था कसाब वाला, तो उस समय एनएसजी कमांडो ने जो है वहाँ पे उस होटल ताज जो था मुंबई का, उसमें घुसकर जो है लोगों की जान बचाई थी। देखिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, ये बल जो है ये ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपका एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक हैं एम ए गणपति
और इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। 13वां प्रश्न है कि कर्नाटका बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने। देखिए जो कर्नाटका बैंक है इसके नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप कुमार पांजा। नाम कितना मस्त है, पांजा। तो गांजा पीने वाले याद रखें पांजा, ठीक है। तो कर्नाटका बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रदीप कुमार पांजा। ऐसे आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि जो आपका गांजा यानी कि पांजा है ये कर्नाटक में मिलेगा, ठीक है। तो कर्नाटका बैंक के निर्देश को बन गए हैं प्रदीप कुमार पांजा, और प्रदीप कुमार पांजा 14 नवंबर 2021 से 3 साल की अवधि के लिए अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका शुरू करेंगे। और ये इस पद पर पी जयराम भट्ट का स्थान लेंगे, जो कि 13 नवंबर 2021 को रिटायर हो जाएंगे यानी कि सेवानिवृत्त हो जाएंगे। देखिए कर्नाटका बैंक जो है इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, और इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को की गई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो देखिए हाल ही में नौरंग सैनी को जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखिए जो आपके श्री सैनी यानी कि नौरंग सैनी हैं, इनको 3 महीने के लिए या फिर इस पद पर एक नए पद के सृजन तक या फिर अगले सरकार के आदेश तक जो है जो भी पहले हो इस पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। यानी कि ये कम से कम 3 साल तक रहेंगे, या फिर अगर तत्काल जो है अगले महीने मान लीजिए कोई किसी का अपॉइंटमेंट हो गया तो इनको इनके पद से हटा के उसको जो है अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो नौरंग सैनी को अभी हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में जो आपके नौरंग सैनी हैं ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर यानी कि सदस्य हैं, ठीक है। देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक भारत की मतलब इसकी स्थापना भारत की संसद ने 1 अक्टूबर 2016 को किया था। 15वां प्रश्न है कि नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए जो आपका नॉर्वे देश है तो यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं जोनास गहर स्टोर। देखिए नाम कितना मस्त है यार, नाम के आगे स्टोर लगा हुआ। हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर होता है, स्टोर रूम होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम के आगे स्टोर लगा है नॉर्वे में। तो नॉर्वे में एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है जिनका नाम क्या है, जोनास गहर स्टोर। देखिए जो आपके जोनास गहर स्टोर हैं ये लेबर पार्टी के नेता हैं। और आपको बता दूं अभी सितंबर 2021 में जो चुनाव हुआ था वहाँ पे संसदीय चुनाव, वहाँ पर जो आपके जोनास गहर स्टोर है इनकी लेबर पार्टी ने चुनाव में जीत हासिल की थी। जिसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ के जो थे एर्ना सोलबर्ग, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनकी सरकार फिर वहाँ से चली गई। तो जोनास गहर स्टोर ने इस पद पर एर्ना सोलबर्ग का स्थान लिया है। किस पद पर, नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री के पद पर। नॉर्वे की बात करें तो यह आपका यूरोपियन कंट्री है यानी कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ओस्लो है, और नॉर्वे की करेंसी है क्या, नॉर्वेजियन क्रोन। और नॉर्वे की पॉपुलेशन सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, केवल 53.8 लाख है नॉर्वे की पॉपुलेशन। इतना तो एक यूपी के जिले में लोग निवास करते हैं, ठीक है। 16वां ये कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए 14 अक्टूबर 2021 को 6वें कार्यकाल के लिए भारी बहुमत के साथ फिर से निर्वाचित हुआ। तो देखिए भारत जो है ये 14 अक्टूबर 2021 को अपने 6वें कार्यकाल के लिए एक बार पूर्ण बहुमत से जो है फिर से जो है निर्वाचित हुआ है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। देखिए जो भारत का नया कार्यकाल होगा ये 3 साल का होगा, और ये जनवरी 2022 से यानी कि अगले साल जनवरी महीने से दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा। देखिए भारत को चुनाव में डाले गए 193 में से कुल 184 मत मिले थे, यानी कि बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से वोटिंग हुई, समर्थन मिला भारत को। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 14 अक्टूबर 2021 को हुए 6वें कार्यकाल के लिए भारत जो है बहुमत के साथ फिर से निर्वाचित हुआ है। 3 सालों के लिए भारत फिर से जो है इस पद पर अपॉइंट हो गया है। भारत का जो कार्यकाल होगा ये जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा, ठीक है। और देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में नजर शमीम है। मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को की गई थी। 17वां प्रश्न की हाल ही में रूस और चीन ने किस स्थान पर नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 का आयोजन किया। तो आपको बता दूं रूस और चीन ने हाल ही में जापान सागर यानी कि जैपनीज सी में जो है एक नौसैनिक अभ्यास किया जिसका नाम है संयुक्त सागर 2021।
देखिए ये जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था ये 14 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था और 17 अक्टूबर 2021 तक आयोजित किया गया था। इसका एग्जैक्ट लोकेशन रहा जापान सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में, ठीक है। तो जापान सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में संयुक्त सागर 2021 नामक एक सैन्याभ्यास का आयोजन किया गया था, जो कि रूस और चीन के बीच का एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर देंगे। अगर आप देखिए इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हो तो आप एक दिन पहले का यानी कि पिछले दिन का करंट अफेयर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस स्थान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया, आंसर बताइए। और अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो उसको तुरंत लाइक कर दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए कि 4 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.039 अरब डॉलर बढ़कर कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया, बताइए। अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने 16 अक्टूबर 2021 को अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोउ 13 अंतरिक्ष यान में 6 महीने के मिशन के लिए 3 व्यक्ति दल को लॉन्च किया, बताइए। चौथा प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किसने हेल्दी स्माइल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, बताइए। और पांचवा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 अक्टूबर को किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक में भाग लिया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया गया, तो ये 15 अक्टूबर को मनाया गया। और दूसरा प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार और रोपवे सेवा शुरू की गई है, तो इसको बनारस यानी कि वाराणसी में शुरू किया गया है। और तीसरा था कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच किस स्थान पर युद्ध अभ्यास नाम के सैन्याभ्यास के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन अलास्का में किया गया था। और चौथा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत इस सूचकांक में 101वें स्थान पर है। और पांचवा था कि किस व्यक्ति को कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम क्या है, रितेश चौहान। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।